Derivation for the expression of electric potential at a point due to a point charge some distance away from it. ठीक है, तो मतलब अभी तक मैंने आपको क्या बताया है? अभी तक मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है. मैंने आपको ये बताया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आप फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो वर्क करते हैं W फ्रॉम इन्फिनिटी टू P जो करते हैं, उसमें अगर आप मूविंग चार्ज को यानी जिस चार्ज को आप लेके आए हैं उससे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा. यही इस टॉपिक का बेस है. समझ गए? यही इस टॉपिक का बेस है. मतलब अगर आपको कोई पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला डिराइव करना है, मींस हमको इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द काम करना पड़ेगा. बताते हैं कैसे. ठीक है, पहले तो आप हेडिंग समझ लीजिए. हेडिंग क्या है? हेडिंग है डेरिवेशन करना है. किसका? एक एक्सप्रेशन निकालना है. किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एट अ पॉइंट. किसकी वजह से? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. एक चार्ज की वजह से, यानी एक चार्ज होगा, उस चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा जो कि उससे कुछ दूरी पे. ये मैंने अपने आपके लिए लिख दिया है, ब्रैकेट में इसलिए कर दिया है ताकि अंडरस्टूड रहे कि एक चार्ज है, चार्ज से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है, वहां पोटेंशियल निकालना है. राइट? वैसे मैंने कुछ डायग्राम पहले से ही बना दिया है कि कंसीडर द सिचुएशन. मान लीजिए कि आपके पास एक जो चार्ज था वो प्लस क्यू था. ठीक है, ये ओ पॉइंट पे रखा हुआ है और ये डैश 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 करते करते बहुत दूर तक हम आ गए. कहां पे? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मतलब वो जगह जहां पे फील्ड नहीं है, फील्ड मौजूद नहीं है. ठीक है, और हमें पोटेंशियल कहां पे निकालना है? एक पी पॉइंट पे निकालना है जो कि इस चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है. तो प्रोसीजर क्या है? हम बहुत अच्छे से जानते हैं. क्या जानते हैं? वी नो दैट कि अगर पोटेंशियल पी पॉइंट पे निकालना पड़ा तो मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी और उसमें Q मूविंग से डिवाइड करना पड़ेगा. समझ गए? यानी सवाल यह है कि सबसे पहले तो Q मूविंग कहां है? तो माय डियर, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि ये चार्ज है Q मूविंग, जिसको मूव करा के लाए हैं, जो कि मूव कर रहा है. ये पॉजिटिव चार्ज का है और फिलहाल ये इस वाले चार्ज से कितनी दूरी पे है? x डिस्टेंस पे है और धीरे धीरे हौले हौले सरक सरक के आ रहा है. यानी x डिस्टेंस पे थोड़ा सा सरका तो हमने dx ले लिया. dx इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, और एक बात क्लियर हो जाती है यहां पे. एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि फील्ड से आप आगे आ चुके हैं. ठीक है, मान लेते हैं कि आप फील्ड के अंदर आ चुके हैं. ये x वो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस पे चार्ज आ चुका है कि अब फोर्स लगेगा. ठीक है, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाता है. कौन सा फोर्स होगा? रिपल्शन होगा, क्योंकि प्लस प्लस चार्ज है. तो इस प्लस क्यू ने इस क्यू मूविंग को रिपेल किया, तो ये हो गया भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. राइट? दोनों के बीच का एंगल भी साफ साफ दिख रहा है प्रॉपरली. थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. समझ गए? चलिए, तो बेसिकली निकालना क्या है? वर्क डन निकाल लेते हैं. और जब वर्क डन आ जाएगा तो यहां पे फॉर्मूले में रख देंगे. क्यू मूविंग से फिर क्यू मूविंग कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा. समझ रहे हैं बात को? मतलब यह है कि चलिए सबसे पहले हमको समझ में आ गया कि वर्क डन निकालना है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. यूजिंग, सबको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला W फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अगर आप निकालने जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन F डॉट dx, कहां से कहां तक? x इक्वल टू इन्फिनिटी से कहानी शुरू होगी और x इक्वल टू r पे खत्म हो जाएगी. यानी जब हमारा ये वाला मूविंग वाला चार्ज यहां पे था तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी x की वैल्यू इन्फिनाइट होगी. फिर जब ये चार्ज खिसक के यहां आ जाएगा तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r, यानी x हमारा सिकुड़ के किसके बराबर हो जाएगा? r के बराबर हो जाएगा. चलिए, फोर्स कौन सा लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो Fe हो गया. कोई दिक्कत? चलिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला ये हो गया. इंटीग्रेशन में डायरेक्टली लिख रहा हूं हम इन्फिनिटी टू r, इसको ओपन कर देते हैं. Fe dx cos थीटा. चलिए, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है. तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके r तक Fe क्या है?
या इसकी वैल्यू रख देते हैं। Fe क्या है? Fe इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अभी फिलहाल चार्ज हमारा यहाँ पे है, ये चार्ज यहाँ पे है, तो बीच का डिस्टेंस अगर x है और हम यहाँ पे फिलहाल मीडियम वैक्यूम लेके चल रहे हैं, ठीक है, वैक्यूम मान लीजिए या एयर मान लीजिए, अगर मीडियम आ जाए तो एप्सिलॉन नॉट लगा दीजिएगा, हम बता ही चुके हैं आपको। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज q, दूसरा चार्ज q मूविंग, बीच का डिस्टेंस फिलहाल कितना है x स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ना? अभी हमारा चार्ज कहाँ लोकेटेड है? यहाँ पे। ये वाला कहाँ लोकेटेड है? यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? x, ठीक है। बाकी आगे क्या है? dx, और cos कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। cos 180 वैल्यू कितनी होती है? -1। समझ गए ना? तो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकालिए, इंफिनिटी से लेके p तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पैदाइशी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। q चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है, q मूविंग ये भी चार्ज है जो मूव कर रहा है, ये भी कांस्टेंट है, -1 ऑलरेडी बाहर आ जाएगा तो ये माइनस लगा लिया। तो इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r के भी अंदर क्या आ गया? 1/x² dx। बात समझ में आ गई? इंटीग्रेट कर लेते हैं, चलो इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू p इज इक्वल टू -q मूविंग डिविजिबल बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कर लेंगे ना, ठीक है। अंडरस्टूड है कि 1/x² मींस कितना हो जाएगा? x की पावर -2 dx। इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर -2 + 1/-2 + 1, ठीक है, इंफिनिटी से लेके r तक। -2 + 1 -1 आएगा, ये -1 इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू p इज इक्वल टू q इंटू q मूविंग अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया? x की पावर -1 यानी 1/x, राइट? बात समझ में आया? -2 + 1 -1, माइनस से माइनस कैंसिल, x की पावर -1 यानी x की पावर -1 को 1/x लिखेंगे, इंफिनिटी टू r। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू p, q मूविंग अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/infinity, समथिंग बाय इंफिनिटी इज 0, यानी 1/r बचा सिर्फ। सो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू p इज इक्वल टू क्या क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q मूविंग अपॉन r। समझ गए? ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। अब बस देखिए वर्क डन आ चुका है, यहां पे रख देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अब फॉर्मूला निकलने वाला है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q मूविंग अपॉन r और होल अपॉन q मूविंग। फॉर्मूले में था q भी, है ना? न्यूमरेटर में वर्क रखना था, डिनोमिनेटर में चार्ज रखना था। तो q मूविंग से q मूविंग हो गया कैंसिल। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। इससे पहले कि आप अपना पेशेंस खो दें, मैं 2-3 बातें यहां बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं, क्वेश्चन करने में आपको बेनिफिट होगा। पहली चीज आपको पता है पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई जब भी q की वैल्यू रखें तो विद साइन रखें। स्केलर क्वांटिटी फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू विद साइन रखी जाती है, और क्योंकि पोटेंशियल भी स्केलर होता है, प्लस माइनस हो सकता है। इस वजह से अगर बाय चांस कभी ऐसा हो कि चार्ज पता हो और v निकालना पड़ जाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको जो पोटेंशियल की वैल्यू, मतलब सपोज आपको पोटेंशियल दिया है और q निकालना है, तो पोटेंशियल की वैल्यू भी अगर प्लस या माइनस जैसी भी है वो आपको विद साइन रखनी पड़ेगी। कई बार बता चुका हूं, आपको आता होगा, ठीक है, कि स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में जिन जिन चीजों के साइन हो सकते हैं उनकी जो वैल्यूज होती हैं उनको विद साइन ही रखा जाता है। खैर क्यू के बारे में अब आप समझ ही रहे होंगे कि ये है अपना रिस्पॉन्सिबल चार्ज। मतलब कभी भी आपको, आप अपने दिमाग में एकदम फंडे जैसा याद कर लीजिए, क्या कि कभी भी किसी एक पॉइंट पर किसी एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगता है? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। मतलब एक चार्ज की वजह से उससे कुछ दूरी पे अगर दूसरा पॉइंट है
तो वहां पे पोटेंशियल का जो फॉर्मूला लगेगा 1/4πε0 Q/r लगेगा, जहां पे Q क्या है, वो चार्ज है जिसकी वजह से पोटेंशियल निकाला जा रहा है, ठीक है। और R क्या है, R है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल चार्ज। R क्या है, R जिस चार्ज की वजह से आप निकाल रहे हो पोटेंशियल और जहां पे निकाल रहे हो पोटेंशियल, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। समझ गए? तो कभी भी एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो 1/4πε0 Q/r लगाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस फॉर्मूले में Q दिया है तो Q की वैल्यू विद साइन रखी जाएगी, V दिया है तो V की वैल्यू भी विद साइन रखी जाएगी, ठीक है। Q क्या है, रिस्पॉन्सिबल चार्ज है जिसकी वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं। R क्या है, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं पोटेंशियल और जिसकी वजह से निकाल रहे हैं पोटेंशियल, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूं, हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो, सर कि हमने बचपन में जो पढ़ा था वर्क डन का फॉर्मूला W = Fs cos थीटा बिना इंटीग्रेशन वाला भी तो लगा सकते थे। तो माय डियर मैं आपको क्लियर कर देता हूं अगर आपने 11th में ठीक से नहीं पढ़ा है। एक्चुअली यहां पे जो फोर्स काम कर रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, समझ रहे ना। यहां पे जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच फोर्स 1/4πε0 Q मूविंग अपॉन x², राइट। जैसे जैसे ये चार्ज नजदीक आता जाएगा x का वैल्यू कम होता जाएगा, देखिए चार्ज धीरे धीरे आ रहा है नजदीक, x का वैल्यू कम होगा। अगर x का वैल्यू कम होगा तो ऑब्वियसली फोर्स बढ़ेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स कैसा हो गया, वेरिएबल। और माय डियर कभी भी अगर फोर्स वेरिएबल होता है, फोर्स अगर वेरिएबल होता है तो हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा इंटीग्रेशन वाला लगाते हैं। विदाउट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तब लगता है जब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है। मैं आपको याद करा देना चाहता हूं, वैसे 11th में होता है बात, ठीक है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो W = Fs cos थीटा या F.S यानी विदाउट इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला बेस्ट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो गया है तो उस सिचुएशन में वर्क डन का फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन वाला ही लेना पड़ता है, ये आपकी मजबूरी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एज यूजुअल हमेशा की तरह आप क्वेश्चन लिख लेंगे अपनी कॉपी पे, ये उसका आंसर दिया हुआ है। मैं सोल्यूशन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर इग्नोर करिएगा आप, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन पे हम लोग आ जाते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन पढ़िए पहले। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम। अंडरस्टूड हो गया कि जो चार्ज है उसका रिस्पॉन्सिबल चार्ज ड्यू टू लिखा है ना, ड्यू टू द चार्ज ऑफ, यानी ये प्लस में दिया गया 4 × 10⁻⁷ कूलम, क्योंकि कोई चार्ज नहीं दिया था इसलिए 4 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज। लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, जो डिस्टेंस है पॉइंट की रिस्पॉन्सिबल चार्ज से वो है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर 0.09 मीटर हो गया, ठीक है। तो हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम, यानी जो मूविंग चार्ज है, जिस चार्ज को मूव कराया जा रहा है, दैट इज 2 × 10⁻⁹ कूलम्स फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, यानी जो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है इंफिनिटी टू दैट पॉइंट का, ये निकालना है। चलिए, तो डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। चलिए ये बात की बात है, पहले फिलहाल मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P अपॉन Q मूविंग होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, किसी एक चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 रिस्पॉन्सिबल चार्ज अपॉन R, ठीक है। तो ये भी उस पॉइंट का पोटेंशियल है, ये दूसरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये दूसरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये मेथड कब लगता है, जब हमें वर्क डन पता हो इन्फिनाइट से P पॉइंट तक और मूविंग चार्ज पता हो। ये कौन सा मेथड है, उसी पॉइंट का पोटेंशियल निकलना है, लेकिन मेथड क्या है कि इसमें रिस्पॉन्सिबल चार्ज और रिस्पॉन्सिबल चार्ज से डिस्टेंस पता हो, ठीक है। तो अगर ये दोनों ही बराबर हैं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बात समझ में आ गई ना, मतलब उसी पॉइंट पे पोटेंशियल, एक मेथड ये है निकालने का और उसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का दूसरा मेथड ये है, यानी पोटेंशियल सेम ही आएगा।
ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P अपॉन Q मूविंग इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम इंफिनिटी टू P। Q मूविंग क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज देते हैं। Q मूविंग की वैल्यू देखिए प्लस में दी हुई थी, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -9 कोलोम प्लस में ही लिखेंगे हम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। Q का वैल्यू जो रिस्पॉन्सिबल चार्ज है वो है 4 इंटू 10 टू द पावर -7 और बीच में अपॉन R, ये डिस्टेंस कितनी है 0.09। तो माय डियर वर्क डन की जो वैल्यू आएगी इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में, वो वर्क डन आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। अब सवाल है ये, समझ गए होंगे, ठीक है, तो क्लियर है। आपको वर्क निकालना था चार्ज को, कितने चार्ज को, इतने चार्ज को इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में। ठीक है, तो इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में वर्क डन जब निकालना होगा तो ये फॉर्मूला पता था, और इसी पोटेंशियल का दूसरे मेथड से फॉर्मूला ये पता था। ये क्यों लगाया, आइडिया कैसे आया, क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबल चार्ज और रिस्पॉन्सिबल चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी दिया था। यानी ये दो चीजें इशारा कर रही थी इस फॉर्मूले की तरफ, और ये दो चीजें इशारा कर रही थी इस फॉर्मूले की तरफ, और दोनों ही फॉर्मूले सेम पॉइंट पे पोटेंशियल को शो कर रहे थे। यानी ये भी P पॉइंट का पोटेंशियल है, ये भी P पॉइंट का पोटेंशियल, यानी दोनों बराबर हो गए, दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद ये आंसर आ गया। ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड है, इनटू नहीं है। ठीक है, चलिए अब अपने सेकंड क्वेश्चन के आंसर में आ जाते हैं। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट? आंसर इज नो, बिकॉज Colombian force is a conservative force. Colombian force is a conservative force, and work done by a conservative force does not depends on path followed। ठीक है, यानी कोलंबियन फोर्स, मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, जो कोलंबियन फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। ठीक है, कोई भी फोर्स अगर इस कंडीशन को फॉलो करती है, इस कंडीशन को बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। कोई भी फोर्स अगर इस लॉ को फॉलो करेगा तो कंजर्वेटिव हो जाएगा, और कंजर्वेटिव फोर्स से जब भी वर्क होता है तो वर्क हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है। यानी वर्क हमेशा इस बात पे डिपेंड करता है कि कहां से चले और कहां पे फिनिश किया। ठीक है, किस रास्ते से होके गए इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर?